हेलो स्टूडेंट्स, जीडी इन्फोटेक आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से आर्ट्स टास्क वन के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत से स्टूडेंट्स की ये डिमांड आती है कि सर हमें आर्ट्स का जो टास्क वन है उसका क्लियर नहीं होता कि क्या है, हमने कैसे हैंडल करना है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो आज स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी टास्क वन में। तो टास्क वन, वैसे तो सभी को पता है कि टास्क वन क्या है। एक ग्राफिक पिक्चर है जिसे हमने 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है और हम जो है नॉर्मली 170 वर्ड्स में उसे प्रेजेंट करते हैं। इससे ज़्यादा वर्ड्स लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखोगे आपकी गलतियां लिखने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा बैंड्स नहीं देगा। तो शुरू करते हैं टास्क वन। टास्क वन में सबसे पहले आपको जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो टास्क वन के पैरामीटर्स हैं वो क्या है, मतलब एग्जामिनर आपका जो स्कोर है वो कैसे देता है। इसके चार जो है वो बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स है टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट मींस आपने जो टास्क है वो कितना अचीव किया है, मतलब कितने पार्ट्स जो हैं, अगर कोई पार्ट आपने छोड़ा है तो वो आपके बैंड जरूर कटेंगे। मतलब आपने कितने पार्ट को देखा है, तो ये मैं क्लियर करूंगा आगे जाके। टास्क अचीवमेंट के लिए आपका ओवरऑल जो लिखते हैं हम वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको टास्क अचीवमेंट के मार्क्स मिलेंगे और ये 25% है टोटल में से। उसके बाद स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस क्या है बेटा? कोहेरेंस है हाउ यू ऑर्गेनाइज योर पैराग्राफ्स। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से ही बीपी बना लेते हैं, लेकिन चेक नहीं करते कि हमने ये बीपी बनाए हैं किस बेस पे बनाए हैं। अगर इनडायरेक्टली आपको एग्जामिनर पूछ ले कि आपने ये दो बीपीस दिए हैं ये क्यों दिए हैं, तो आपको उसका कारण पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, या आप कह देते हैं कि हमने ज़्यादा लेंथी हो रहा था इसलिए हमने कुछ पार्ट जो हैं वो बीपी वन में लिख दिए और कुछ पार्ट बीपी टू में लिख दिए, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको लॉजिकली बीपीस को डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आपको आगे जो है इस लेक्चर में क्लियर करूंगा कि आपने बीपीस को डिवाइड कैसे करना है। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड है लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब अनकॉमन वर्ड्स, वोकेबलरी थोड़ी सी हमने स्ट्रॉन्ग रखनी है इसमें। 25% है इसमें भी, और माइनर एरर्स कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी एक्यूरेसी तो चेक की जाएगी, लेकिन रेंज का मतलब कि एग्जामिनर आपसे वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स की डिमांड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक तरह के सेंटेंसेस जो है, सारे जो सेंटेंसेस हैं वो एक ही तरह से लिख दिए, तो वो बिल्कुल जो है आप बैंड स्कोर नहीं अचीव कर सकते। तो ये चार पैरामीटर्स हैं, 25% ईच, जिसके बेस पे आपका टास्क वन असेस होगा। तो आपने इस चीज का स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। और मैं आगे जो लेक्चर्स डिलीवर करूंगा टास्क वन के, उसमें आपको क्लियर करता जाऊंगा कि हमने कौन सा पैरामीटर कहाँ पे यूज किया है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम जो हैं वो टास्क वन को कैसे अचीव करना है। तो सबसे पहले जो मैं पिक्चर को आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ सभी को पता है, ये बार्स बनी होती हैं इस तरह की। तो बार ग्राफ को जब भी आपके सामने अगर एग्जाम में बार ग्राफ आता है, तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली आपने ऐसा नहीं कि उसको लिखना शुरू कर देना है। आपने उस पे 2 या 3 मिनट प्लानिंग करनी है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये देखना है कि आपका जो बार ग्राफ है वो स्टैटिक है या डायनामिक है। सबसे पहली ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। अगर आप ये बात क्लियर नहीं होती है आपको, या आप क्लियर करे बगैर ही आगे मूव कर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो भी है ये क्लियर कर पाओगे, आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन डायनामिक की देता हूँ स्टूडेंट्स। मेरे सामने जो बार ग्राफ है ये डायनामिक है। डायनामिक की पहचान क्या है? आपको डाटा दिया होगा लेकिन अलग अलग ईयर्स दिए होंगे।
जैसे कि 1960, 1970, 1980, 1990 एंड 2000। तो आपको अलग-अलग ईयर्स दिए होंगे। इसका मतलब आपने असेस करना है कि ये जो ग्राफ है, ये डायनामिक है। स्टैटिक में आपको सिर्फ एक ही ईयर दिया होगा स्टूडेंट्स। ध्यान से प्लीज सुने कि आपको एक ही साल दिया होगा, जैसे कि ये बार ग्राफ है। इसमें सिर्फ 2012 का डाटा दिया हुआ है। डाटा अलग है लेकिन ईयर एक है। इसे हम स्टैटिक बार ग्राफ बोलते हैं। दोनों की स्ट्रैटेजी लिखने की अलग है। प्लीज कृपया नोट करें। जो टास्क वन बार ग्राफ है, उसका पहला स्टेप आपने ये असेस करना है कि ये ग्राफ जो है, क्या ये डायनामिक है या स्टैटिक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी सेट होगी। अगर स्टूडेंट्स आप ये चीज़ असेस नहीं करते तो आप अपने बैंड स्कोर खो सकते हो और आपकी जो लैंग्वेज है वो गलत हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम स्टूडेंट्स। सबसे पहले इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डायनामिक जो बार ग्राफ है उसे कैसे हैंडल करना है वो बताऊंगा। जैसे कि सामने हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और एक सोच बताऊंगा कि इसको लिखने का पर्पस क्या है। सबसे पहले हम ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में दिया हुआ है, द बार ग्राफ चार्ट शोज द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम 1960 टू 2000। मतलब 1960 से 2000 तक का जो डिफरेंट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, जैसे कि एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है अलग अलग ईयर में, इंडस्ट्री का कितना है और सर्विसेज का कितना है, वो हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। और उसके बाद वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन को समराइज करो, मतलब सही तरीके से समरी करो, मेन फीचर करो और उसके बाद कंपैरिजन स्टेटमेंट दो जो पहले से रेलेवेंट हो। अब स्टूडेंट सबसे पहला काम टास्क वन में आप लिख लो। आपको कोई भी ट्यूटर नहीं बताएगा, जे जितना भी बड़ा से बड़ा ट्यूटर क्यों ना हो, ये बात लिख लो कि सबसे पहला काम कोई भी ग्राफ आए, आपने उसको दो हिस्सों में तोड़ना है। आपने उसको दो हिस्सों में तोड़ना है ग्राफ को, उसमें सप्लीशन करनी है। उसके बाद जो हो आप नेक्स्ट जो है अचीव कर सकते हो। अगर ये काम नहीं करोगे तो आप सही से सेंटेंसेस को नहीं बना पाओगे। और डायनामिक जो बार ग्राफ है उसका पहला सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहला आपने ये चेक करना है इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कौन सा ट्रेंड लास्ट ईयर में इंक्रीज हुआ है, शुरू का और एंड का चेक करना है। जैसे कि मैं सामने स्क्रीन पे देख रहा हूँ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अगर मैं स्टार्टिंग ईयर देखूं तो 60 से अबव था और 2000 लास्ट ईयर में ये जो है अप्रोक्सीमेटली 15 हो गया, 15%। तो कम हुआ है, इसमें ड्रास्टिक डिक्रीज हुई है। तो हम इसे एक सेक्शन में रख लेंगे डिक्रीज वाले में। ये मैंने नीचे बनाया हुआ है, अलग से मैंने लिख लिया एग्रीकल्चर डिक्रीज हुआ है। और सिग्निफिकेंट लिखा है मैंने। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, ड्रास्टिक डिक्रीज हुई है। जैसे कि यहाँ पे 65 दिखा रहा है, यहाँ पे 15। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर देख रहा हूँ, पहले 15 थी, उसके बाद जो है अप्रोक्सीमेटली 25, मतलब स्लाइड जो है, सॉरी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्री जो है वो दिखा रही है स्लाइट इंक्रीज। तो मैंने वो इंक्रीज ट्रेंड में शो कर दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर है स्टूडेंट्स। देखो अगर मैं एग्रीकल्चर की बात, सर्विसेज की बात करूं, सॉरी, सर्विसेज पहले 15% है, उसके बाद इसमें ड्रास्टिक इंक्रीज हुई है। देखो इसमें मैंने दो चीजें निकाली कि इंक्रीज किस में हुई है, स्लाइट किस में है और सिग्निफिकेंट किस में है। तो स्टूडेंट्स कृपया ध्यान रखें, यही हमारा ओवरऑल है। बहुत से वीडियोस आप चेक करते हो, उसमें जो ट्यूटर्स हैं वो ये बोलते हैं कि बीपीज के बाद हम ओवरऑल लिखते हैं। स्टूडेंट ये नहीं है, पहले हम ग्राफ को पढ़ते हैं। ओवरऑल का मतलब ये है, ये रिपोर्ट है, कोई ऐसे नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हम। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो ट्यूटर बोल रहा था कि हम लिखने के बाद देखते हैं, ओवरऑल लास्ट में लिखना है। ये बिल्कुल गलती नहीं करनी। ओवरऑल का मतलब समझें कि आपने ग्राफ में एनालाइज करते समय क्या देखा, तो यही आपने लिखना है और इसी के आधार पे बीपीज बनाने हैं। अब आपके बीपीज भी सेट हो गए,
आपने इंक्रीजिंग ट्रेंड एक में लिखना है और डिक्रीजिंग ट्रेंड एक में लिखना है। आपका BP1 जो है वो जो हो सकता है इंक्रीज में लिख दो या डिक्रीज में लिख दो, ये पहले BP1 लिख दो या ये BP1 लिख दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जवाब मिलना चाहिए एग्जामिनर को। अब अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपने ये BP कैसे डिवाइड किए हैं, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो कि सर हमने जो इंक्रीजिंग वाले हैं वो एक BP में लगा दिए और जो डिक्रीजिंग वाले हैं वो एक BP में लगा दिए। इस तरीके से हम जो है डिवीजन करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अ, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो मेरे पास नहीं पढ़ते, अदर इंस्टीट्यूट से आते हैं, उनको मैं एक ही सवाल पूछता हूँ तो वो कहते हैं सर हमने पहले 2 ट्रेंड एक में लिख दिए और थर्ड एक में लिख दिया। और मेरा यही सवाल होता है उनको कि अगर आपको एग्जामिनर इनडायरेक्टली पूछे कि मैं कोहेरेंस आपको क्यों दूँ? कोहेरेंस का मतलब है कि हाउ हैव यू ऑर्गेनाइज्ड योर पैराग्राफ? तो अगर आप कहोगे मैंने जो है बढ़ रहा था पैराग्राफ तो मैंने सेकंड डिवाइड किया, तो बेटा वो लॉजिकल आंसर नहीं है। तो कृपया ध्यान दें, आपके जो बीपीज हैं वो लॉजिकली ही डिवाइड होने चाहिए, तभी आप जो है बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो। इस तरीके से हमारा जो है एक BP1 सेलेक्ट हो गया, एक हमारा BP2 सेलेक्ट हो गया। जैसे मैंने इसको BP1 दे दिया और इसको BP2 दे दिया। तो इस तरीके से जो है हमने BP सेलेक्ट करने हैं, और BP तभी सेलेक्ट हो पाएंगे अगर आप सही तरीके से उसकी प्लानिंग करते हो। अब यही आपका ओवरऑल बनेगा। तो मैं वन बाय वन आपको पहले ओवरऑल के बारे में समझा दूं। अब स्टूडेंट्स देखो, सिग्निफिकेंट इंक्रीज और सिग्निफिकेंट डिक्रीज, इसमें हम आराम से एक कंपैरिजन स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये जो टास्क वन है ये कंपैरिजन का ही गेम है, और कंपैरिजन स्टेटमेंट्स आपको व्हाइल, वेयर एज, ऑल्दो, इवन दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नेवरदलेस, हाउएवर, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपके लिए टास्क वन बिल्कुल आसान है। अब देखो यही ओवरऑल बन गया, ओवरऑल यही है, ओवरऑल और कुछ नहीं है। ओवरऑल का मतलब है, आप माइंड में रखो कि आपने बीपीज को कैसे डिवाइड किया है। अब ओवरऑल में आपने एग्जामिनर को इंडायरेक्टली ये बताना है कि मैं सारी चीज कवर भी कर रहा हूँ और मैंने बीपीज को कैसे डिवाइड किया है। अब अगर इस ग्राफ की बात करूं तो आपने दिखाना है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड कौन से हैं, डिक्रीजिंग कौन से हैं। तो आप इसमें से सिग्निफिकेंट वाले पे एक सेंटेंस बना सकते हो और इस पे इंडस्ट्री पे एक सेंटेंस और बना सकते हो। तो ये आपका ओवरऑल बन जाएगा। अब मैंने देखो ये ओवरऑल, ये आप सभी सभी डायनामिक में ये लाइन यूज कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवरऑल, ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ सर्विस सेक्टर कैन बी सीन ओवर द पीरियड, कि सर्विस सेक्टर में जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है वो देखी जा सकती है। वाइल, अब वाइल से पहले कॉमा लगता है, इस बात का पंक्चुएशन का बहुत से ध्यान रखना। वाइल का सेंटेंस मैंने यूज किया है, यहाँ पे वेयर एज भी यूज लग सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल एग्रीकल्चर शोड ए डाउनवर्ड ट्रेंड थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द पीरियड मैं स्टूडेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ओवरऑल पीरियड की बात कर रहा हूँ, एक एक ईयर की बात नहीं कर रहा। तभी मैंने यहाँ पे भी ओवर द पीरियड गिवन लिखा है, ताकि सेम ना हो। यहाँ पे भी मैं ओवर द पीरियड गिवन लिख सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इंग्लिश का टेस्ट है, सिमिलरिटी ना हो जाए। और सेंटेंस में भी हमने वेरिएशन रखनी है। यहाँ पे मैंने मॉडल यूज किया और यहाँ पे सेकंड फॉर्म के साथ, क्योंकि ये डाटा पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म के साथ मैंने जो है इसको कवर कर दिया। ये स्टूडेंट जो है हमारा पहली लाइन बन गई, जिसके आधार पे हमने बीपीस को डिवाइड किया। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, यही ओवरऑल है। ओवरऑल और कुछ नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने दो हिस्सों में ग्राफ को तोड़ना है, और ग्राफ को जो दो हिस्से तोड़े हैं, जैसे मैंने इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से तोड़ा है, तो उस पे एक कंट्रास्ट स्टेटमेंट बना देनी है और कुछ भी नहीं करना। आप वाइल स्टेटमेंट चूज कर सकते हो, वेयर है चूज कर सकते हो, इवन दो चूज कर सकते हो, दैट्स ऑल। अब सेकंड इंडस्ट्री रह गई। अब इसमें स्टूडेंट्स में ऐसे भी लिख सकता था, एन इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ सर्विस सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्री कैन बी सीन ओवर द पीरियड व्हाइल एग्रीकल्चर शोड ए डाउनवर्ड ट्रेंड। मुझे यहाँ से सिग्निफिकेंट फिर जो निकालना पड़ता, क्योंकि इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, स्लाइट इंक्रीज है। तो इसलिए मैंने जो है इस पे सिग्निफिकेंट पे एक अलग सेंटेंस बना दिया, इंडस्ट्री पे अलग। तो अगर आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट कटिंग करके एन इंक्रीज
एन लगेगा यहाँ पे अगर इंक्रीज रख लिया था क्योंकि आई की साउंड आ रही है। In the proportion of service sector as well as industry can be seen over the period while agriculture showed a downward trend throughout the period. अब इस पे मैंने इंडस्ट्री के लिए अलग लाइन लिख दी, इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली अकाउंटेड फॉर स्टेबल ट्रेंड। अब मैंने आफ्टर वाला सेंटेंस लगाया यहाँ पे। आफ्टर वाला सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं, ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो जो लास्ट ईयर का सिमिलर ट्रेंड है वो हम पहले लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली काउंटेड फॉर स्टेबल ट्रेंड इन द लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर्स में इंडस्ट्री ने जो है वो स्टेबल ट्रेंड दिखाया है। आफ्टर डिपिक्टिंग, यहाँ पे जरंट लगेगा आफ्टर के बाद, पूरा सेंटेंस नहीं देना। ये स्टडी ट्रेंड है स्टूडेंट्स, स्टडी मतलब स्लो ट्रेंड। आफ्टर डिपिक्टिंग ए स्टडी ट्रेंड इन द इनिशियल ईयर, शुरू के सालों में स्टडी ट्रेंड दिखाने के बाद, स्लो ट्रेंड दिखाने के बाद जो है बाद में स्टेबल दिखाया, और ये मेरा ओवरऑल जो है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ओवरऑल लिखना है। ओवरऑल को समझो, ये एक रिपोर्ट है, कंक्लूजन नहीं है, इसलिए लास्ट में ओवरऑल हम नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल ही गलत है। ये है स्टूडेंट्स हमारा ओवरऑल डायनामिक का। उसके बाद ये ओवरऑल कंप्लीट हो गया। ओवरऑल समझाना आपको पहले जरूरी था, अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो BP2 मैंने इसका बना रखा है, BP1 इसका बना रखा है, इसमें भी मैंने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स देने हैं, सेंटेंसेस देने हैं। तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं पहले इंट्रोडक्शन से। ओवरऑल आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। स्टार्टिंग कुछ नहीं करनी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका रीफ्रेज करना है। देखो रीफ्रेज मैंने कैसे किया है, बार चार्ट। अब बार चार्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, बार चार्ट तो बार चार्ट ही रहेगा, इसको हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। जो बार चार्ट है उसको सेम ही रखना है। उसके बाद बिलो, बिलो हमने नहीं लिखना क्योंकि नीचे, इसके नीचे कोई ग्राफ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में बिलो है इसलिए बिलो लिखा हुआ है। और शोज को मैंने यूज किया इलस्ट्रेट। बस आप इलस्ट्रेट एक वर्ड याद कर लो, क्योंकि एक ही बार ग्राफ आता है तो हमें ऐसा तो नहीं कि 2 या 3 बार ग्राफ लिखने हैं तो अलग अलग हम जो है सिनोनिम यूज करें इसके, एक ही बहुत है तो इलस्ट्रेट हम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शोज अ सेक्टर कंट्रीब्यूशन। मैं नीचे देखूंगा कंट्रीब्यूशन किस में दिया हुआ है, शोज इलस्ट्रेट्स द प्रोपोर्शन। तो मैं ले इस पे डाटा नहीं दिया इसने, मैं इसको ग्राफ पे पढ़ के लिखूंगा कि क्या दिया हुआ है। कि इलस्ट्रेट्स द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन किसका दिखा रहा है, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का और सर्विसेज का, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 1960 टू 2000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 टू 2000 इन इंडिया। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने रीफ्रेजिंग कर दी, जो क्वेश्चन लिखा था उसी को मैंने रीफ्रेज करके जो है प्रेजेंट कर दिया, उसमें से परसेंटेज ऐड कर दी। इसमें सेक्टर्स के नाम नहीं थे तो मैंने सेक्टर्स के नाम भी दे दिए। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, और यहाँ पे जो फ्रॉम था मैंने ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 टू 2000 इन इंडिया कर दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स मेरा जो है वो इंट्रोडक्शन होगी। ओवरऑल मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। अब यहाँ तक मैं अगर काउंट करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मेरे 74 वर्ड्स हो चुके हैं। तो ये टास्क जो है ये सेंटेंसेस का टास्क है, ज़्यादा फालतू लिख के मत बढ़ाइए, और इसको जो है लॉजिकली आपने प्रेजेंट करना है। अब मैंने डिसीजन मेरा पक्का है कि BP1 में एग्रीकल्चर में दूंगा और सर्विस सेक्टर में BP2 में दूंगा। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, सेंटेंसेस का। अब मैंने बढ़िया से सेंटेंस देने हैं, कंपैरिजन स्टेटमेंट्स देनी है। ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में अगर बताऊं, तो एग्रीकल्चर तो जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड है, वो लिख देते हैं कि पहले 65 था, फिर 55 हो गया, उसके बाद 45 हो गया, फिर उसमें ड्रास्टिक डिक्रीज आई, 30 हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स नहीं लिखना। इस ग्राफ को बहुत ही ध्यान से, बेटा बहुत ही ध्यान से जो है ट्रेंड्स को चेक करना है, और एक इफेक्टिव और अच्छे सेंटेंसेस को जो है प्रेजेंट करना है। अब मैंने आफ्टर वाला सेंटेंस यहाँ पे आपको समझा दिया था, यहाँ पे हम बिफोर वाला सेंटेंस यूज करेंगे। कम्प्लेक्स सेंटेंस है ये भी, जिसके जो है आपके बैंड स्कोर 8 और 9 पक्के हैं अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस दे रहे हो। अब ये देखना आपने ध्यान से कि ट्रेंड कैसे चल रहे हैं। हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमने हर जो बार है उसका डाटा देना ही देना है। हमने सिमिलरिटी चेक करनी है उसमें, ट्रेंड में सिमिलरिटी कहाँ पे है।
अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1960, 1970 और 1980 सेम सेम रेशो से जो है डिक्रीज हो रही है, सेम रेशो से डिक्रीज हो रही है, तो इसको मैं बोलूंगा स्टेडिली, इसको स्टेडिली बोलते हैं। यही लेक्सिकल सोर्स है आपका स्टेडिली। अगर आप डायरेक्टली लिखना शुरू करोगे कि पहले ये था फिर ये था, तो स्टूडेंट्स आप लेक्सिकल सोर्स यूज नहीं कर पाओगे। अब इसको ध्यान से देखो कि पहले जो 30 ईयर्स हैं, 20 ईयर्स हैं, उसमें स्टेडली डिक्रीज हो रही है, उसके बाद शार्पली डिक्रीज हो रही है। तो आप जो लोग जो हो, इसमें भी अब कंपैरिजन स्टेटमेंट बननी शुरू होगी। देखो पहले ओवरऑल में हमने एक ग्राफ को दो हिस्सों में तोड़ना है, और जो टूटे हुए हिस्से हैं दो हमने बना दिए। अब इन हिस्सों में भी हमने, जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में भी हमने फर्दर उसको तोड़ना है, और कनेक्टर लगा के, कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट वाले कनेक्टर लगा के जो है, कनेक्टर अगर आपको नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स की रिलीज करूंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। कंट्रास्टिंग कनेक्टर लगा के हमने जो है सेंटेंस को प्रेजेंट करना है। अब मैं इस जो है इसके लिए, अब मेरे पास दो ट्रेंड आ गए, एक स्टेडी है और एक शार्प डिक्रीज है। तो मैं, मुझे दो मिल गए। अब इस पे मैं कंट्रास्ट स्टेटमेंट बनाऊंगा बिफोर वाले सेंटेंस के साथ। ध्यान से देखो, अब मैंने सेंटेंस कैसे शुरू किया। अब मैंने लिखा एज द ग्राफ शोज, जैसा कि ग्राफ शो कर रहा है। अब यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना एज द बार ग्राफ शोज, क्योंकि ऑलरेडी आप ग्राफ जो हो ऊपर इंट्रोडक्शन में बार चार्ट दे चुके हो। तो स्टार्टिंग में आपने यही लिखना कि एज द ग्राफ शोज, जैसा कि ग्राफ दिखा रहा है, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर आपने स्टार्ट करना है। एक सिंपल सेंटेंस देना है, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड। सेकंड सेंटेंस फॉर्म लगाई है मैंने क्योंकि डाटा पास्ट का है। स्टार्टेड एट जस्ट ओवर, देखो स्टूडेंट ये आपके लेक्सिकल सोर्स के बैंड काउंट होंगे इसके, जस्ट ओवर 60 से थोड़ा सा ऊपर। इसके लिए आप अबाउट भी यूज कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली भी यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट भी यूज कर सकते हो, अराउंड भी यूज कर सकते हो, अबाउट भी यूज कर सकते हो। मैंने एट जस्ट यूज किया। एक जो भी आपने यूज कर लिया, मान लो ए एट जस्ट यूज कर लिया, तो उसे दोबारा यूज नहीं करना। ओवर 60 इन 1960, ये थोड़ा सा 60% से ऊपर जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग ईयर है, हमने ये लिख दिया। अब देखो इसे, इसको मैंने जो है, ये ट्रेंड जो है वो स्टडी डिमिनिश है, ये शार्प डिमिनिश है। अब इसको सेंटेंस की शेप कैसे देता हूँ, दिस फिगर देन डिमिनिश्ड स्टेडली। अब ये फिगर जो है वो कहता है कि स्टेडली डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे जाके स्टडी का ट्रेंड खत्म हुआ, तो हमें इसका डाटा देने की जरूरत नहीं है। हमने डाटा भी देना है, लेकिन प्रेजेंटेशन सेंटेंसेस की भी देनी है। तो अगर हम एक एक चीज का डाटा देंगे तो हम सही से सेंटेंस को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट दिस फिगर देन डिमिनिश स्टेडली, स्टेडली डिक्रीज हुई है टू रीच ऑलमोस्ट 45% इन 1980। डायरेक्टली हमने यहाँ पे 45 है, तो 45% पे हमने ऑलमोस्ट लिख दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है यहाँ पे 45 है या 46 है, तो ये वर्ड मैंने जो है दोबारा से ऑलमोस्ट का लगा दिया। अब ये हमने बिफोर वाला सेंटेंस बनाना है। आफ्टर वाले में स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने लास्ट को पहले उठाया था सेंटेंस को, इसको बाद में उठाया था। इसमें ये पहले लगेगा एक नंबर, और दो नंबर बाद में लगेगा। तो इस पे मैंने लिखा बिफोर फॉलिंग, जेरेंडी लगेगा बिफोर वाले में। बिफोर फॉलिंग शार्पली, शार्पली फॉल होने से पहले, टू अबाउट, यहाँ पे फिर मैंने अबाउट यूज किया क्योंकि ये 15% मुझे क्लियर नहीं है, इन द फाइनल ईयर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सेंटेंसेस देने हैं, डायरेक्टली नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेंटेंस 36 वर्ड्स का हो गया। 36 वर्ड्स का हमने एक कम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जामिनर को दिया, तो 9 बैंड तो पक्के हैं। तो कृपया इसे ध्यान दें कि आपने सिंपल सेंटेंस नहीं, इस तरीके से आप एक बार अगर बिफोर, आफ्टर और वाइल सेंटेंस लगाने सीख लोगे, तो वो सारे सेंटेंसेस में आपको इसी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये है हमारा BP1। अब हमारा BP2 है। BP2 में हमने इंक्रीजिंग ट्रेंड है। स्टूडेंट्स, अगर ये BP1 में आप लिखोगे तो इसे BP2 में लिख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। बस यही बात ध्यान में रखना कि जो है आपने जो है इसको किसी भी तरीके से आप कवर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, दूसरा मैं BP लिखने जा रहा हूँ इंक्रीजिंग ट्रेंड का, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर का।
अब यहाँ पे एक ध्यान रखना कि आपने बिफोर, आफ्टर और व्हाइल वाली सेंटेंस ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं, तो दोबारा से इसको यूज़ नहीं करना। ये नहीं कि आपके 2 या 3 सेंटेंस टास्क 1 में व्हाइल वाले ही हों या आप बार-बार बिफोर या आफ्टर यूज़ करो। आपने एक बार एक ही सेंटेंस यूज़ करना, उसके बाद नहीं करना। अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस सिखाता हूँ कि मैंने नेक्स्ट सेंटेंस अलग से कैसे बनाया है। अब मैंने इंडस्ट्री को उठाया, जो इंडस्ट्री है हमारी वो अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे 16% या 15% आप बोल सकते हो। बाई कंट्रास्ट देखो, अब मैंने यहाँ पे कनेक्टर लगाया बाई कंट्रास्ट। बाई कंट्रास्ट तभी लग सकता है अगर आपने बीपीस को लॉजिकली डिवाइड किया है। अब मैंने पहले सेक्टर में डिक्रीजिंग ट्रेंड को दिखाया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाई कंट्रास्ट। बाई कंट्रास्ट मीन्स कि अब मैं इंक्रीजिंग ट्रेंड को दिखाने जा रहा हूँ। तो एग्जामिनर को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पे मैं बाई कंट्रास्ट लिखने जा रहा हूँ, कि एग्जामिनर को मैं ये शो करने जा रहा हूँ कि अब मैं पहले मैंने डिक्रीजिंग ट्रेंड दिया, अब मैं इंक्रीजिंग ट्रेंड देने जा रहा हूँ। और इसमें मैंने इंडस्ट्री का पहले शो करना है। देखो इंडस्ट्री का सेंटेंस जो है दोबारा से बिफोर, आफ्टर या व्हाइल यूज नहीं करना। मैं इंडस्ट्री को कैसे शो किया, मैंने यहीं से उठा लिया कि इंडस्ट्री ग्रू मार्जिनली। इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है फ्रॉम 16%। 16% यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। देखो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इस डाटा की देने की जरूरत नहीं है, ये सेम ट्रेंड है। अगर सेम ट्रेंड है तो दोबारा से डाटा इसका देने की जरूरत नहीं है। 16% टू एग्जैक्टली क्वार्टर दे दिया मैंने, एक एग्जैक्टली भी दिखा दिया मैंने, एग्जामिनर को शो कर दिया कि ये बिल्कुल मिडिल में है, तो मैंने एग्जैक्टली 25% ही है, 25% नहीं लिखा, क्वार्टर लिख दिया। ये मैंने सेंटेंस जो है इंडस्ट्री के लिए दिया पहला। बाई कंट्रास्ट मैंने स्टार्टिंग दी और उसके बाद मैंने दिया कि जो है ये सेंटेंस जो है ये बाई कंट्रास्ट है, और उसके बाद जो है इसको जो है मैंने शेप दे दी। ये स्टूडेंट्स हमारा जो हो गया पहला सेंटेंस। उसके बाद यहाँ तक मैंने लिख दिया, उसके बाद ये क्या है, स्टेबल है। तो देन रिमेन्ड स्टेबल एट अबाउट 25%। देखो अब मैंने यहाँ पे क्वार्टर यूज कर दिया, यहाँ पे 25%। अगर मैं दोबारा दोबारा 25% यूज करूंगा तो वो रेपिटेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, और हमारा जो है बैंड स्कोर कर सकता है। देन रिमेन्ड, सेकंड फॉर्म यूज किया क्योंकि पास्ट है। स्टेबल एट अबाउट 25% फॉर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स। अब मैंने ईयर यूज नहीं किया क्योंकि बार बार ईयर यूज करना भी गलत है। मैंने नेक्स्ट 2 डेकेड्स की बात कर दी कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स में, डेकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर्स। 80 से 90 10 ईयर्स हो गए, और 90 से 2000। तो यहाँ पे मैंने ये शो कर दिया कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स में एंड मेंटेनिंग ए कांस्टेंट शेयर ऑफ ओवरऑल जीडीपी। और यहाँ पे जो है मैंने ये शो कर दिया कि जो डाटा है वो 16% से दोनों ट्रेंड मुझे दिखे। दोनों ट्रेंड को देखो मैंने कैसे प्रेजेंट किया है, ये एक है स्टेबल और एक ये है स्टडी। अब मैं दोबारा से स्टडी तो यूज नहीं कर सकता, तो मैंने सेंटेंस उठाया कि यहाँ से मार्जिन इंक्रीज होकर इतना हो गया, और देन उसके बाद जो है वो स्टेबल रहा 25% पे नेक्स्ट डेकेड पे, और मेंटेन रहा, यानी कि उसी वही पे ही शो होता रहा। ये था मेरा सेकंड सेंटेंस स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के लिए। अब मैं सर्विस के लिए, अब सर्विस में भी मैं दो चीजें ढूंढूंगा। सर्विस पे देखो यहाँ पे एक ट्रेंड हो गया स्टडी, अब ये शार्प इंक्रीज होगी, दो मुझे मिल गए, ये शार्प इंक्रीज है और ये स्टडी इंक्रीज है। तो देखो मैंने कैसे सेंटेंस बनाया, होएवर। अब उसका जो है इस तरीके का ट्रेंड नहीं है, तो मैं यहाँ पे कनेक्टर लगा रहा हूँ क्योंकि कोहेजन के मार्क्स भी हमने लेने हैं, कनेक्टर। अब मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ इवन दो का सेंटेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने टास्क 1 में मास्टरी करनी है तो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स जो हैं उस पर तैयारी कीजिए। इवन दो द सर्विस सेक्टर चेंज्ड ग्रेजुअली, अब मैंने ग्रेजुअली वर्ड यूज किया यहाँ पे, धीरे धीरे। एट फर्स्ट, चाहे सर्विस सेक्टर जो है पहले ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, इस परसेंटेज जंप्ड फ्रॉम 15% टू 43%, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो एकदम जंप कर गई 1980 से 1990 तक, 15% से 43% के बीच। इस परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जंप्ड फ्रॉम अबाउट 15% टू 43% बिटवीन 1980 टू 90। ये हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ तक का डाटा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब ये एक्सप्लेन करना है अलग से।
एक सिंपल सेंटेंस देना भी ज़रूरी है। ये सेंटेंस मैंने जो है इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर दिया। कनेक्टर्स हम लगाते जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको पैरामीटर्स रिमाइंड करवाऊँगा कि मैंने इसमें कैसे-कैसे पैरामीटर्स जो हैं वो कवर किए हैं। अब लास्ट स्टूडेंट ये रह गया, अब ये मैंने देखो कैसे सेंटेंस में द ईयर 2000 नेवरदलेस साइ शार्प इंक्रीज ऑफ नियरली 17%। मैंने ये बीच वाला डाटा लिया, जैसे ये 43% है अप्रोक्सीमेटली, ये 60 से ऊपर हो गया तो 17% का डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने बोला कि 2000 में जो है वो शार्प इंक्रीज देखी गई है जो कि 70% थी नियरली। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने टास्क वन जो है इस तरीके से अचीव करना है। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें, समझें, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप स्ट्रैटेजिकली टास्क वन को लिखते हो तो आपका बैंड स्कोर कट सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्क्स एग्जामिनर क्यों देगा इसमें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टास्क अचीवमेंट के 25% बैंड्स हैं। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, और मैंने ये भी बताया था कि उसमें मेनली जो है एग्जामिनर ओवरऑल से चेक कर लेता है कि ग्राफ कितना पढ़ा है स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे मैंने सारी सर्विस सेक्टर को भी इंक्लूड किया, एग्रीकल्चर को भी और इंडस्ट्री को भी। तो इट मीन्स मैंने जो है पूरे बार्स को कवर किया है। तो मैं इस पे 25% मार्क्स यानी 9 में से 2.25 लेने का हकदार हूँ। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर था वो लेक्सिकल सोर्स थे, और जितने के लेक्सिकल सोर्स हो सकते थे मैंने यहाँ पे चेंज किए, इलस्ट्रेट्स लिखा, और उसके बाद ये चेंज किया, उसके बाद प्रपोर्शन चेंज किया, अकाउंटेड फॉर लिखा, ये स्टडी ट्रेंड लिखा, उसके बाद मैंने जो है स्टेडली वर्ड यूज़ किया, उसके बाद मैंने जो है डेकेड्स यूज़ किया। इस तरीके से मैंने टाइम टू टाइम जो है नियरली यूज़ किया, ऑलमोस्ट यूज़ किया, और कोई भी वर्ड को रेपिटिशन नहीं दी। तो नो डाउट मुझे एग्जामिनर जो है 25% यानी 2.25 बैंड्स देगा। उसके बाद ग्रामर, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड रेंज। पहले तो एक्यूरेसी में मतलब सिंप्लिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद मैंने उन सिंपल सेंटेंसों को कॉम्प्लेक्स भी बनाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स में मैंने व्हाइल यूज़ किया, आफ्टर यूज़ किया, बिफोर वाला सेंटेंस यूज़ किया, उसके बाद मैंने इवन दो यूज़ किया। तो मुझे ग्रामेटिकल रेंज के मार्क्स भी एग्जामिनर जो है वो देगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है लास्ट कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस जो कि हर एक जो है स्टूडेंट भूल जाता है। हाउ यू ऑर्गेनाइज योर पैराग्राफ्स। अगर एग्जामिनर मुझसे ये पूछ रहा है कि हाउ हैव यू ऑर्गेनाइज योर पैराग्राफ्स, तो मैं आराम से कह सकता हूँ सर मैंने इंक्रीज वाले जो हैं एक बीपीएन लगाए और डिक्रीज वाले एक बीपी में लगाए, तो मैं कोहेरेंस पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद कोहेजन, कनेक्टर, मैंने कनेक्टर लगाए हैं सर, ये वाइल सेंटेंस, आफ्टर, देन, होएवर, कोई भी सेंटेंस मेरा कनेक्ट हो रहा है आपस में, तो कहीं भी कनेक्टर्स की कमी नहीं है। इस तरीके से मैं इसे 9 बैंड जो है वो अचीव कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो यही हमारी पहली वीडियो है कि हम डायनामिक जो है बार ग्राफ को कैसे जो है वो अचीव करते हैं। डायनामिक के लिए एक दूसरा मेथड भी है, अगर एक मेथड जो है वो ना लगे तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डायनामिक का नेक्स्ट जो है हम कैसे हैंडल करते हैं वो बताऊंगा। थैंक यू।